नमस्ते, मैं कलावती चावड़िया और आज हम अर्थशास्त्र विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि बीएड सेकेंड ईयर के लिए है और जिसमें हमारा आज का विषय है शिक्षक के कर्तव्य। शिक्षक के कर्तव्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा में अध्यापक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का कार्य मात्र कक्षा में शिक्षण कार्य कराने पर ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि छात्रों को उचित निर्देशन प्रदान करना, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझना और विद्यालय में सामाजिक वातावरण की स्थापना करना, विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करना आदि सारे अध्यापक के एक महत्वपूर्ण कार्य है। अध्यापक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला बिंदु है वह है शिक्षण। शिक्षण यानी कि टीचिंग। एक शिक्षण जो है वह विद्यालय का एक अभिन्न अंग होता है और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह शिक्षण कार्य होता है, यानी शिक्षण कराना यानी टीचिंग कराना। और शिक्षक को अपने कार्य को मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए और मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ साथ करने के साथ साथ शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, उसे अपने विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा वह अपने विषय के अनुरूप समय समय पर शिक्षण विधियों को अपने शिक्षण में शामिल करके एक सफल एवं कुशल शिक्षक का परिचय दे सके। जो हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है वह है कुशल प्रबंधक के रूप में। कुशल प्रबंधक के रूप में अब हम जो बात कर रहे हैं कुशल प्रबंधक यानी कि शिक्षण कार्य, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि शिक्षक का कार्य सिर्फ शिक्षा देना या शिक्षण कार्य कराना ही नहीं होता, अपितु बहुत सारी ऐसी क्रिया जो मैंने आपको बताया, उचित छात्राओं को, विद्यार्थियों को उचित निर्देशन प्रदान करना, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझना, सामाजिक वातावरण विकसित करना एवं विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, ये सब शिक्षक के कार्य होते हैं, जिसके अंतर्गत एक कुशल प्रबंधक, एक शिक्षक को कुशल प्रबंधक होना अत्यंत ही आवश्यक है। विद्यार्थियों में विषय की उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु उसे प्रबंधक संसाधनों एवं कुशल प्रबंध करना होता है और कुशल एक प्रबंधक के रूप में शिक्षक को, यानी कि जब एक शिक्षक प्रबंधक बन जाएगा तो उसे एक प्रबंधक के रूप में कौन कौन से कार्य करने चाहिए या किन कार्यों को वो कर सकता है, जो उसके मुख्य कार्य होते हैं। कुशल प्रबंधक करने के लिए उसे सबसे पहले योजना का निर्माण करना होता है। योजना का निर्माण। अब योजना का निर्माण से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि कक्षा में जाने से पूर्व विषय वस्तु और अनुदेशन सामग्री को क्रमवार रूप से व्यवस्थित कर सके। इसके लिए भी उसे निम्न कार्य करने होते हैं, यानी कि जब भी किसी भी कार्य को हम यदि सफल बनाना है या प्रभावी बनाना है तो हमें योजना का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। बिना योजना के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यानी कि जब भी हम कक्षा में जाते तो कक्षा में जाने से पूर्व एक शिक्षक का कार्य होता है कि उसे अपनी संपूर्ण अनुदेशन की सामग्री या पाठ्य सहगामी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से क्रमवार कर लेना चाहिए ताकि उसका शिक्षण प्रभावी बन सके। अब इसके अंतर्गत भी उसे योजना जो बनानी, उसके अंतर उसे किन रूपों में कार्य करना पड़ता है। योजना बनाने के लिए उसे संपूर्ण व्यवस्था का विश्लेषण करना होता है। संपूर्ण व्यवस्था का विश्लेषण, यानी कि जो भी कक्षागत कार्य होने वाले हैं उन सभी व्यवस्थाओं का उसे छोटे छोटे खंडों में बांटकर विश्लेषण करना चाहिए ताकि चरण दर चरण उस कार्य को संपादित करते जाए ताकि हमारा शिक्षण सफल हो सके। दूसरा होता है हमारा कार्य का विश्लेषण। कार्य का विश्लेषण। अब सबसे पहले हमने व्यवस्था का विश्लेषण किया। व्यवस्था यानी कि हमें देखना चाहिए कक्षा में उचित बैठने के लिए या विद्यार्थियों की क्रमवार सीटें है या नहीं है, उसे बैठने के लिए उचित स्थान मिला है या नहीं है। और उसी के साथ में हमें जो कार्य का विश्लेषण करना, जब हमने व्यवस्था का विश्लेषण कर लिया उसके बाद में हमें किसका विश्लेषण करना है, कार्य का विश्लेषण करना।
कार्य का विश्लेषण करने के बाद में हमें परीक्षण सामग्री का निर्माण करना है। परीक्षण सामग्री, परीक्षण सामग्री से अर्थ है कि जब हमें कक्षा में पढ़ा दिया तो उस विद्यार्थी ने उस ज्ञान को किस सीमा तक अर्जित किया, उसके लिए हमें उसका मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन की विधि होती है परीक्षण, यानी कि हमें उसका ऑब्जर्वेशन करना है, हमें उसका मूल्यांकन करना है कि उस विद्यार्थियों ने इस ज्ञान को किस सीमा तक अर्जित किया, तो हमें परीक्षण की सामग्री का भी उपयोग वहां पर करना है। इस प्रकार से वह एक योजना का निर्माण कर सकता है। प्रबंधक के रूप में सबसे पहले उसे योजना का निर्माण करना है। योजना का निर्माण उसे किस प्रकार करना है, सबसे पहले संपूर्ण व्यवस्था का विश्लेषण करना है। संपूर्ण व्यवस्था का विश्लेषण करने के बाद में उसे कार्य का विश्लेषण करना है और कार्य का विश्लेषण करने के बाद में परीक्षण सामग्री का निर्माण करना है। अब जो हमारा दूसरा जो कुशल प्रबंधन के अंतर्गत हमारे पहला जो आता है वो योजना का निर्माण, दूसरा जो हमारा बिंदु आता है वह है व्यवस्था करना। व्यवस्था करना, अब व्यवस्था करना से हमारे यहाँ मतलब है शिक्षक विद्यालय का एक अभिन्न अंग है। ये मैं आपको शुरू से ही बताती जा रही हूँ और आप सभी को पता है कि शिक्षक विद्यालय का एक अभिन्न अंग होता है। विद्यालय में समस्त विद्यार्थियों की या समस्त क्रियाओं की जो व्यवस्था और कुशल संचालन केवल प्रधानाध्यापक का कार्य नहीं होता। यानी कि जब हम देखते हैं एक लीडर के रूप में हम प्रिंसिपल सर को देखते हैं, प्रधानाचार्य को देखते हैं, एक विद्यालय के अंदर जो लीडरशिप का कार्य करते हैं, तो सिर्फ कार्यों का संचालन करना, विद्यालय में सभी जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यों का संचालन करना सिर्फ प्रधानाचार्य का कार्य नहीं होता, अपितु या बल्कि हम उसे कह सकते हैं कि कार्य समय सारणी बनाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, संचालन करना आदि में प्रधानाध्यापक का पूर्णतः सहयोग रहता है। उसी के साथ में दूसरी सफलता तब उसे मिलती है प्रधानाचार्य को, जब इन सभी कार्यों का आयोजन करने के अंतर्गत एक शिक्षक संपूर्ण रूप से कार्य करता है और उन कार्यों की व्यवस्था करता है। जैसे समय समय पर समय सारणी का निर्माण करना, विभिन्न उत्सवों और मेलों का आयोजन करना, प्रदर्शनी का आयोजन करना, उसके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी आयोजित करना एक शिक्षक का कार्य होता है, जिससे कि एक विद्यालय की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था अच्छे से और सफल बनी रहे। अब दूसरा जो हमारा बिंदु आता है वह है नेतृत्व करना। नेतृत्व करने से मतलब है, नेतृत्व करने का अर्थ हमारा यहाँ पर है लीडरशिप करना। यानी कि एक शिक्षक का सम्मुख कक्षा का जो एक सदस्य, शिक्षक के सम्मुख एक समस्या होती है कि एक शिक्षक के सम्मुख जाने से पूर्व, विद्यार्थियों के सम्मुख जाने से पूर्व या छात्रों से अवगत होने से पूर्व उसके सामने एक चुनौती होती है कि छात्रों को नेतृत्व शक्ति प्रदान करना। नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे निम्न कार्य करने होते हैं, जैसे संप्रेषण माध्यम लेना, संप्रेषण को प्रभावी बनाना। जब वह अपना संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाएगा तो वो एक लीडर का कार्य करेगा, यानी कि एक नेतृत्व का कार्य करेगा। और जब तक वह नेतृत्व के रूप में कक्षा को डील नहीं करेगा तो उसका शिक्षण कार्य सफल नहीं माना जाता। अभिप्रेरणा पुनर्बलन का भी उसके शिक्षण के अंतर्गत उसे पूर्णतः रूप से शामिल करना चाहिए। अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का अर्थ होता है यानी कि जब किसी विद्यार्थी को किसी विषय के प्रति रुझान न हो, अरुचि पैदा हो, तो उसे शिक्षक का ये कार्य होता है कि उसकी भावनाओं को समझे और उसे मोटिवेट करे, अभिप्रेरित करे और समय समय पर किए गए कार्यों के लिए उसे प्रोत्साहित करे, जिससे कि विद्यार्थी शिक्षा के प्रति उसकी रुचि जागृत होती रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो बिंदु इसके अंतर्गत आता है वह है नियंत्रण करना। नियंत्रण करना, कुशल प्रबंधन के अंदर योजना का निर्माण करना, व्यवस्था करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना। नियंत्रण करना से कि किसी भी शिक्षक की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो नियंत्रण यानी कि कंट्रोलर के रूप में होती है। यानी वो अपने कक्षा को किसी प्रकार से अनुशासित रखता है, किस प्रकार से नियंत्रण में रखता है। तो नियंत्रण रखने के लिए भी उसको निम्न बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जैसे शिक्षण व्यवस्था का मूल्यांकन करना, यानी जो भी शिक्षण व्यवस्था की गई उसका समय से वो मूल्यांकन किया जाए, ताकि जो भी कमी उसमें रह रही है उससे समय रहते सुधार कर शिक्षण कार्य को, शिक्षण व्यवस्था को सफल बनाया जा सके। जो हमारा नेक्स्ट है वो अधिगम व्यवस्था का मूल्यांकन करना या प्रेषण करना। जो भी अधिगम व्यवस्था, पहले हमने शिक्षण व्यवस्था को देखा, अब अधिगम व्यवस्था यानी कि सीखने की व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए, किस प्रकार से रुचिकर बनाया जाए, ये उसे ध्यान रखना अत्यंत
आवश्यक है। अब जो आज हमने जो पढ़ा था शिक्षक के कर्तव्य में शिक्षण जो सबसे महत्वपूर्ण उसका गुण है शिक्षण के बाद में कुशल प्रबंधक के रूप में कुशल प्रबंधन भी किस प्रकार से होगा, योजना का निर्माण करके योजना का निर्माण करके व्यवस्था करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना। आज हमने 2 ही कर्तव्य पढ़े हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के और कर्तव्य की जानकारी प्राप्त करेंगे।